With amazing results in this year's Civil Services examination, Study IQ has once again proved that quality can be provided along with affordability. हमारे P2I यानी Prelims to Interview 2025 लाइव बैच में you will get 1000+ hours की लाइव क्लासेस, 1-to-1 mentorship, daily answer writing practice, success in prelims crash course, 18 books covering all GS subjects, interview guidance program, and the most important, mains residential program where all prelims cleared students will be called to Study IQ campus in Delhi at no additional cost. Batches English, Hindi और English तीनों में available हैं. For any query, call 079-7142-0466. Scan QR code to join now. Study IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार साथियों, मेरा नाम सौरभ शर्मा है और इस वर्ष की सिविल सेवा परीक्षा में मेरी ऑल इंडिया रैंक 23 आई है और आज मैं आप सबके बीच हूँ अपनी इस परीक्षा को सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करने की जो रणनीति थी मेरी वो आपसे साझा कर सकूँ। मैंने तैयारी इस परीक्षा की मूल लगभग 2019 से मैंने स्टार्ट कर दी थी, लेकिन ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि ये 5 साल जो बीते हैं उसमें लगातार मैं पढ़ाई कर ही रहा था। ये मेरा प्रथम प्रयास था। मेरा वैकल्पिक विषय समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी है और मैंने इस परीक्षा की तैयारी अपने सेकेंड ईयर ऑफ कॉलेज से स्टार्ट की थी। मैं ग्रेजुएट हुआ IIT दिल्ली से सिविल इंजीनियरिंग में 2022 में। उसके बाद लगभग मैंने मैकेंजी एंड कंपनी, जहाँ मेरा कॉलेज से प्लेसमेंट हुआ था, वहाँ पे एज अ मैनेजमेंट कंसल्टेंट काम भी किया हुआ है। पिछले वर्ष अप्रैल 2023 में लगभग 1 साल पहले मैंने उस जॉब से रिज़ाइन किया था ताकि मैं इस एग्ज़ाम की तैयारी फुल फ्लेज्ड रूप से कर सकूं और लगभग 2 महीनों में मैं प्रीलिम्स क्लियर कर पाया था और 3 प्रीलिम्स से मेंस के बीच में जो 4 महीने थे उसमें मैं पढ़ के मेंस में मैंने सफलतापूर्वक पार की और इंटरव्यू स्टेज तक पहुंचा और इंटरव्यू स्टेज को भी क्लियर करके आज परमपिता परमेश्वर भगवान की कृपा से मेरी 23वीं रैंक आई है। मैं इस परीक्षा को लगभग 1 वर्ष में या प्रीलिम्स ऐसा कहें कि 2 महीने में और प्रीलिम्स से मेंस 4 महीने में सक्सेसफुली इसलिए कर पाया क्योंकि मेरे नोट्स जो थे वो कॉलेज के साथ मैंने प्रिपेयर कर लिए थे। लगभग सेकेंड ईयर के आसपास मैंने एक फाउंडेशन कोचिंग ज्वाइन की थी और हालांकि वो सेकेंड ईयर का जो टाइम था उसमें मैं वो कोचिंग अच्छे से वो कर नहीं पाया, लेकिन कोविड लॉकडाउन का जो 5 महीने का वक्त था उसमें मैंने वो नोट्स अच्छे से पढ़े और मैंने अपना GS का पोर्शन ख़त्म कर दिया था। थर्ड ईयर में जो फर्स्ट सेमेस्टर था उसमें मेनली मैंने टेस्ट सीरीज़ पे फोकस किया और थर्ड ईयर के सेकंड सेमेस्टर से मैं अपने वैकल्पिक विषय यानी सोशियोलॉजी ऑप्शनल पे फोकस करने लग गया था। फोर्थ ईयर का जो फर्स्ट 7th सेमेस्टर था उसमें मैंने ज़्यादा पढ़ाई नहीं की क्योंकि प्लेसमेंट पे मैं बैठा था और मेरी तबीयत भी ख़राब रहती थी। 8th सेमेस्टर में मैंने अपना वैकल्पिक विषय भी काफ़ी अच्छे तरीके से कर लिया था। तो मैं आपसे यह बात करना चाहूँगा कि हर स्टेज ऑफ एग्ज़ामिनेशन, जो तीनों स्टेज है, उसमें क्या बुक्स पढ़नी होती हैं, मैंने क्या बुक्स पढ़ी, किस तरीके से पढ़ी, क्या मेरी मेथोडोलॉजी थी और हर एक सब्जेक्ट पे जो इस एग्ज़ाम में सिलेबस में है उस पे मेरा रिमार्क क्या है कि इसको कैसे मुझे लगता है कि अच्छे तरीके से किया जा सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ इस चर्चा से आपको लाभ होगा और शुरुआत मैं प्रीलिम्स यानी प्रारंभिक परीक्षा से करना चाहूँगा। तो प्रीलिम्स में हम देखें कि मुख्य रूप से 5-6 मेन कोर सब्जेक्ट्स हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, इन्वायरमेंट एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी और मिसलेनियस में जैसे इंटरनेशनल रिलेशंस, स्पोर्ट्स, पर्सन इन न्यूज़, ये सब चीज़ें हैं। तो इसके सोर्सेज ऑलमोस्ट सेम है। सब लोग कुल मिला के एक ही जैसे सोर्सेज पढ़ रहे होते हैं। वो सोर्सेज मैं पहले शेयर कर देता हूँ। तो जैसे हिस्ट्री के लिए मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैंने स्पेक्ट्रम पढ़ी थी। एंशिएंट आर्ट एंड कल्चर के लिए मैंने राहुल सेंगर सर, जो नेक्स्ट IAS में फैकल्टी थे मेरे, उनके नोट्स मैंने पढ़े थे। उसके अलावा मेडिवल हिस्ट्री में पढ़ नहीं पाया था समय के अभाव से, या फिर मुझे लगा था कि शायद उससे प्रश्न कम आएंगे। ज्योग्राफी में मैंने सिकंदर खान सर के क्लास नोट्स पढ़े थे जो मेरे फाउंडेशन कोचिंग में फैकल्टी थे। उसके अलावा मैंने 11th क्लास की NCERT काफ़ी अच्छी होती है फिज़िकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी के लिए, वो पढ़ी थी। वर्ल्ड मैपिंग के लिए मैंने सुदर्शन सर के जो ऑनलाइन वीडियोज़ हैं वो मैंने देखे थे क्योंकि वर्ल्ड मैपिंग का काफ़ी पोर्शन आ जाता है प्रीलिम्स में। इकोनॉमिक्स के लिए मैंने मृणाल सर का जो हैंडआउट आता है 6 पिलर हैंडआउट, वो अच्छे से पढ़ा था, मार्केट में अवेलेबल होता है।
उसके अलावा इन्वायरमेंट में मैंने AP सिंह सर के क्लास नोट्स पढ़े थे, जो मेरे फाउंडेशन में टीचर थे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी अयाज सर के मैंने क्लास नोट्स पढ़े थे। साथ ही साथ इन्वायरमेंट और साइंस एंड टेक्नोलॉजी काफ़ी करंट ओरिएंटेड सब्जेक्ट होता है, उसमें करंट अफेयर्स की भूमिका बहुत ज़्यादा होती है। तो मैंने विजन IAS की मैगज़ीन भी पढ़ी थी, PT 365। और साथ ही साथ सर नेक्स्ट IAS में एक करंट अफेयर फॉर प्रीलिम्स प्रोग्राम होता है, उससे भी मैंने लगभग 5-6-10 क्लासेस होती हैं, तो मैंने वो भी देखी थी। तो करंट अफेयर्स का प्रीलिम्स के लिए मेरा यही दो सोर्सेज थे। उसके अलावा पॉलिटी के लिए मैंने क्लास नोट्स अपने पढ़े, लक्ष्मीकांत भी पढ़ी और विजन की 365 भी पढ़ी थी। तो ये मुख्य रूप से मेरे जो सोर्सेज थे वो इतने ही थे। और मैं आपसे बताना चाहूँगा कि ये सोर्सेज़ ऑलमोस्ट सबके सेम हो सकते हैं, या किसी का एक सोर्स कोई दूसरा अलग होगा। और सोर्सेज़ की गुणवत्ता में, क्वालिटी में खाली 19 या 20 का ही फ़र्क होता है। ऑलमोस्ट जो 100 क्वेश्चंस आ रहे हैं प्रीलिम्स में, उसमें से 20 या 30 क्वेश्चन ही ऐसे होंगे मुश्किल से जो आप एकदम दावे के साथ कह सकते हैं कि इसका उत्तर यही है, श्योर शॉर्ट तरीके से हम बता पाएँ, ऐसे क्वेश्चन कम होते हैं। लेकिन ज़रूरी होता है कि वो क्वेश्चन हम गलत ना करें, क्योंकि अगर हम वो क्वेश्चन भी गलत करते हैं तो हम जो ये प्रतिस्पर्धा है उसमें काफ़ी पीछे चले जाएंगे, क्योंकि जो हमारे बाकी कॉम्पिटिटर्स हैं वो क्वेश्चन सही कर रहे होंगे। तो ये 20 से 30 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जिसके लिए आपको सारा स्टैटिक करंट, ये जो सोर्सेज हैं, ये मेन सारे सब्जेक्ट्स आपको कवर करने पड़ेंगे। और लेकिन इसके बाद भी जो बचे हुए 70-80 क्वेश्चन हैं, जिसमें आपको दावे के साथ नहीं पता है कि ये उत्तर होगा कि नहीं होगा, तो उसमें भी आपको लॉजिकली एक कंक्लूजन पे पहुंचना होता है कि क्लोजेस्ट आंसर ये हो सकता है। अब वो पहुंचने के कई तरीके होते हैं, तो इसके लिए मैं शेयर करना चाहूँगा। अंशुमान राजहंस सर हैं, एक इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर हैं, IIT दिल्ली के ही मेरे एलुमनाई हैं। तो उनके यूट्यूब पे वीडियोस पड़े हुए हैं काफ़ी सारे, उनमें उन्होंने 2013 से लेकर 2023 तक प्रीलिम्स के पेपर को कैसे लॉजिकली उन्होंने सॉल्व किया विद लिमिटेड नॉलेज, वो अवेलेबल है। तो उसमें उन्होंने काफ़ी सारे ट्रिक्स या फिर यूँ कहें कि तरीके बताए हैं, जिसमें आप अच्छे से एक आंसर तक पहुंच सकते हैं। ज़्यादातर वो सही होता है, ऐसा नहीं है कि वो 100% हमेशा सही ही हो जाएगा। दूसरा, इन वीडियोस को देखने के बाद आप देख सकते हैं टेस्ट सीरीज़ की भूमिका काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो लगभग प्रीलिम्स के लिए मैंने 30 से 40 टेस्ट लगाए थे, और इन टेस्ट से लगाने से पहले तो आपका नॉलेज बेस का एक्सपेंशन होता है, आपको कई सारे नए सब्जेक्ट्स, उन सब्जेक्ट जो आपने पढ़े हुए हैं उनके बारे में नई चीज़ें पता चलती हैं। दूसरा ये होता है कि जो आपको 70 से 80 क्वेश्चन जो लॉजिकली सही करने हैं, या आप कहें कि कम नॉलेज के साथ सही करने हैं, उसके लिए आपको एक ये मिल जाता है कि आपकी एक्यूरेसी कैसी है, कब आप कैसे अटेम्प्ट कर रहे हैं, कब आप क्या लॉजिक लगा रहे हैं तो सही हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, आपके किस सब्जेक्ट में आप ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं तो ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होंगे जिसमें आप लॉजिकली सही आंसर पे पहुंच सकते हैं, कुछ सब्जेक्ट ऐसे होंगे आपके, वो आपका इंडिविजुअल वो होगा, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस होगा, तो वो आपको टेस्ट सीरीज़ के थ्रू पता चलेगा। टेस्ट सीरीज़ के थ्रू सिमुलेशन भी हो जाएगा। तो प्रीलिम्स के लिए मैंने विजन IAS के 1 to 35 टेस्ट ये मार्केट से मैंने बाई किए थे, एंड वो टेस्ट मैंने लगाए थे। सारे टेस्ट मैंने नहीं लगा पाया था, लगभग 20 टेस्ट के आसपास मैंने लगाए थे, जितना मुझे याद आ रहा है। उसके अलावा मैंने अभ्यास जो विजन IAS का होता है वो मैंने अटेम्प्ट किया था, 2 टेस्ट उसके। एंड नेक्स्ट IAS का जो फुल लेंथ टेस्ट थे 2-3 वो लगाए थे। फोरम IAS का सिमुलेटर होता है लास्ट में, वो मैंने किया था सॉल्व। तो ये मैंने कुल मिला के लगभग 30-40 टेस्ट लगाए थे। साथ ही प्रीलिम्स में ये मैंने बात की GS उसकी, अभी जैसे कि आया है उसका कट ऑफ लगभग 75 के आसपास है। तो हमें ये भी सोचना चाहिए कि कई बार ऐसा होता है प्रीलिम्स में कि हम साल भर तैयारी करते हैं, बट उस परीक्षा के दौरान में हम अपने आप को काबू में नहीं रख पाते, और कुछ भी हर साल प्रीलिम्स का पैटर्न कुछ ना कुछ चेंज होता है। दे विल थ्रो अ लॉट ऑफ सरप्राइजेज एट यू। तो उस टाइम पे जब आपके पास एक नई चीज़ सामने आ रही है, तो ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि आप अपना धैर्य बनाए रखें, और ये ना सोचें कि पेपर कठिन आया है, बाकी लोग कैसे कर रहे होंगे। अगर आपने सीरियसली तैयारी की है और आपको पेपर कठिन लग रहा है, तो निश्चित तौर पे बाकी जो आपके लोग जो पेपर लिख रहे हैं उनको भी कठिन लग रहा है। और ये रिलेटिव एग्ज़ाम है, ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल एब्सोल्यूट नंबर में आपको सही करना है, रिलेटिव और लोगों के कंपैरिजन में बेटर करना है। तो अगर पेपर कठिन होगा तो कट ऑफ भी निश्चित रूप से नीचे जाती है। तो उस समय आपको घबराना नहीं है, उस समय आपको ये रखना है कि जितना मेरी नॉलेज है उस हिसाब से मैं बेस्ट 2 घंटे का यूटिलाइजेशन करूँ। प्रीलिम्स का पेपर आप कई राउंड्स में करिए। फर्स्ट राउंड में जो आपके शॉर्ट शॉर्ट जो क्वेश्चन आते हैं वो आप चुन के उसको सही करके OMR साथ में भरते रहिए। दूसरे राउंड में आप वो क्वेश्चन करिए जिसमें आपको मैक्सिमम स्टेटमेंट्स आती हैं, लेकिन 1 या 2 स्टेटमेंट्स में आपको संशय है, डाउट है कि ये सही होगी कि नहीं होगी। मतलब 4 स्टेटमेंट्स हैं तो आपको 3 आती हैं, तो वो क्वेश्चन आप ज़रूर करिए। अगर वो क्वेश्चन आप नहीं करते हैं, उसमें आप सोचते हैं कि ज़्यादा रिस्क टेकिंग है,
तो फिर हो सकता है कि दिक्कत हो जाए, क्योंकि श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आपकी एक्यूरेसी 100% हो ऐसी ज़रूरी नहीं, उसमें भी नंबर कटेंगे थोड़े से। तो जो स्टेटमेंट्स, जो ऐसे क्वेश्चन है जिसमें आपको मैक्सिमम स्टेटमेंट आते हैं, मैक्सिमम स्टेटमेंट्स इफ़ नॉट द ऑल द स्टेटमेंट्स, वो क्वेश्चन आप ज़रूर सेकंड राउंड में अटेम्प्ट करिए। फिर उसके बाद आप देख लीजिए कि आपका नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट कितना बन रहा है। आइडियली मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप 80 क्वेश्चन से अगर अटेम्प्ट थोड़ा कम करते हैं तो आपको जो प्रीलिम्स का सेफ स्कोर है 100 के आसपास, वो पहुंचने में बहुत कठिनाई हो जाएगी, क्योंकि एक्यूरेसी वो तभी हो सकता है, कुछ चुनिंदा लोगों के साथ वैसा होता भी है कि 70 क्वेश्चन करके आते हैं या 60 क्वेश्चन करके आते हैं लेकिन 100 नंबर आ जाते हैं। लेकिन उसके लिए आपको देखना होगा कि आपकी एक्यूरेसी का लेवल कितना है। अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है और ये आपको मॉक टेस्ट के थ्रू पता चलेगा तो आप निश्चित रूप से ऐसा कर सकते हैं। बट मैंने लगभग 90 प्लस अटेम्प्ट किए थे, मेरे 92 मार्क्स आए जीएस पेपर प्रीलिम्स में। तो मेरी ये रणनीति रहती थी कि ज़्यादा अटेम्प्ट करेंगे तो मार्क्स के बढ़ने की प्रोबेबिलिटी भी बढ़ जाती है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आप 100% श्योर नहीं है। तो ये मैंने बात की प्रीलिम्स की। अब प्रीलिम्स क्लियर होने के बाद मैं ये भी कहना चाहूँगा कि प्रीलिम्स जब होता है तो रिज़ल्ट लगभग 15 दिन के बाद आता है, तो उसमें आप कोशिश करें कि उन 2-3 दिन आप ज़रूर आराम कर लें। लेकिन प्रीलिम्स और मेंस के बीच का टाइम इतना कम रहता है कि आप ऐसा ना करें कि प्रीलिम्स के रिज़ल्ट का आने का वेट कर रहे हैं अपने मेंस के प्रिपरेशन करने के लिए। आप ज़रूर मेंस की प्रिपरेशन 3-4 दिन के बाद स्टार्ट कर दे, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ आपका स्कोर कितना आ रहा है। इसका आपको बेनिफिट अगले साल भी मिलेगा। अगर मान लीजिए भगवान ना करे आपका प्रीलिम्स क्लियर नहीं होता है, तो आप अगर अभी इस टाइम पे प्रीलिम्स और मेंस के बीच में मेंस का पढ़ लेंगे तो आपको अगले साल के मेंस जो आपको देना है, अगर आपको फिर से अटेम्प्ट देना है तो आपको तब बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि मेंस का प्रीलिम्स का रिजल्ट आने से पहले आप एथिक्स का पोर्शन आप अच्छे से कर सकते हैं, या आप अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट का कुछ पोर्शन अच्छे से कर सकते हैं। तो ये एक टाइमलाइन ड्यूरेशन होना चाहिए। अब बात करें कि प्रीलिम्स के जो लास्ट 2 मंथ्स, जैसे कि मैं जानता हूँ कि बचे हैं, 16 जून को इस बार प्रीलिम्स है, तो एक दिन कैसा दिखना चाहिए, एक दिनचर्या कैसा दिखना चाहिए, वो मैं आपको बताता हूँ। तो वो लगभग आप मान के चलिए कि आपको इस वक्त 8 से 10 घंटे आपका पढ़ाई एक्सपेक्टेड है कि आप उतना करें। अगर आप एक फुल टाइम पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आप एक जॉब में हैं या कॉलेज के साथ हैं, तब थोड़ी से अब आपका प्लान अलग हो जाएगा। बट अगर आप फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट कि ट्रीट इट लाइक अ फुल टाइम जॉब ओनली, कि जैसे कि हम एक जॉब में 8-10, कई बार ज़रूरत पड़ने में 12-14 घंटे भी काम करते हैं, और तो उसी तरीके से अपने प्रिपरेशन को भी रखिए, क्योंकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी उतनी ही ज़्यादा है। अगर आप इस समय पढ़ाई नहीं कर रहे होते, एक जॉब कर रहे होते, तो आपके बैंक में सैलरी क्रेडिट हो रही होती है, आप जीवन में थोड़ा आगे बढ़ रहे होते, स्किल्स सीख रहे होते। तो अगर आप वो नहीं कर रहे हैं, उसको सैक्रिफाइस कर रहे हैं और पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो कोशिश करिए कि ये भी आप उतनी ही शिद्दत और इतनी ही लगन, उतने ही समर्पण के साथ करें। तो इन 8-10 घंटों में लगभग आप मान के चलिए कि हर अल्टरनेट डे अगर आप टेस्ट देते हैं 2 घंटे, और हर अल्टरनेट डे मतलब आज टेस्ट दिया, अगले दिन उसका सॉल्यूशन पूरा पढ़ लिया, ऐसे कि आप करेंगे 60 दिन के लिए। और अगर 60 दिन के लिए करेंगे तो लगभग आप 30 टेस्ट दे देंगे। प्रीलिम्स का मैं मानता हूं कि अगर 5000 क्वेश्चन का आप जादुई आंकड़ा अगर छू लेते हैं कि 5000 क्वेश्चन आपने कर लिए और 5000 क्वेश्चन करने के बाद सॉल्यूशन भी उनके पढ़ लिए, तो आप काफ़ी हद तक सेफ प्रिपरेशन में है प्रीलिम्स के, कि आपका काफ़ी अच्छी तैयारी हो जाएगी। ऑब्वियसली वो 5000 क्वेश्चन पढ़ने के लिए आपको बाकी जो बुक्स हैं उसके स्टैंडर्ड बुक्स जैसे कि मैंने जो बताया था वो तो पढ़ना ही है, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। इसी रूप में, इसी श्रृंखला में मैं कहूँगा कि 2 घंटे आप टेस्ट के लिए टाइम ब्लॉक कर लें। 3-3 घंटे के आप 2 स्लॉट्स बनाइए। 3 घंटे का एक स्लॉट बनाइए एक सब्जेक्ट के लिए, एक कोर सब्जेक्ट के लिए, इकोनॉमी के लिए या जो भी कोर सब्जेक्ट्स मैंने बताया। दूसरा 3 घंटे का स्लॉट बनाइए दूसरे कोर सब्जेक्ट के लिए। तो ये लगभग आपके 8 घंटे ऐसे दिखना चाहिए। और अगर आप थोड़ा सा आप चाहें कि न्यूज़पेपर में, अगर मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ, मैं खुद नहीं कर पाया था, लेकिन न्यूज़पेपर अगर आप 1 घंटे पढ़ते हैं डेली तो आपको बहुत हेल्प करेगा। और ये आप कोशिश करें कि प्रीलिम्स के 1 महीने तक पढ़ें। अगर आपकी रीडिंग हैबिट अच्छी है तो लास्ट दिन तक भी आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो आपको मेंस में, इंटरव्यू में बहुत हेल्प करने वाला है। भले ही प्रीलिम्स में उसके क्वेश्चन 1 महीने के बाद मतलब आना कठिन हो, बट 1 घंटे आप उसके लिए निकालिए और 1 घंटा आप रखिए रिवीजन के लिए। रिवीजन कैसे करना है इसके लिए भी मैं विस्तार से चर्चा करूँगा। रिवीजन का ये है कि एक ये टेक्निक होती है कि आज जो आपने पढ़ा है, अगर वो आप कल पढ़े और वो आप 1 हफ्ते बाद पढ़े और उसको एक बार और 1 महीने बाद पढ़े, ये अगर आप 3 आइट्रेशन में, इस ड्यूरेशन में आप रिवीजन करते हैं, तो ऐसा मैंने किसी साइंटिफिक जर्नल या किसी वीडियो में, किसी पॉडकास्ट में सुना था। तब आपकी ऐसे 3 आइट्रेशन में रिवीजन इस ड्यूरेशन पे करने पे आपका रिटेंशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। लेकिन ये करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन और टाइम बाउंड करना पड़ेगा प्रिपरेशन की। आपको पता होना चाहिए कि इस दिन मैंने ये किताब पढ़ी थी, ये टेस्ट मैंने पढ़ा था, ये टेस्ट मैंने सॉल्व किया था। तो
1 महीने का तो शायद थोड़ा डिफिकल्ट हो जाए, लेकिन इतना तो कर सकते हैं कि जो डेली आप 1 घंटा टाइम ब्लॉक रख रहे हैं रिवीजन के लिए, और कोशिश करिए कि वो दिन का पहला ही घंटा हो तो ज़्यादा अच्छा है। तो उसमें आप पिछले दिन का पढ़ा हुआ रिवाइज़ कर लीजिए और उस दिन पिछले हफ्ते आपने जो पढ़ा था वो रिवाइज़ कर लीजिए। कई बार हमें लगता है कि रिवीजन का जो टाइम है वो हम वेस्ट हो रहा है क्योंकि हम नई चीज़ें नहीं पढ़ रहे हैं, बट ये कंप्लीट मतलब ये एक तरह से खुद को झांसा देने की बात है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा पढ़ भी लेंगे, उस 1 घंटा को रिवीजन न देके कोई नई सही सब्जेक्ट पढ़ लेंगे, तो उस नए सब्जेक्ट का आप रिप्रोडक्शन एग्जाम में बहुत कम कर पाएंगे। ऑन द अदर हैंड आप थोड़ा कम ही पढ़े लेकिन आप उसको अच्छे से रिवाइज रखा है आपने, तो आपके दिमाग में इतना फिट हो जाएगा कि आप तुरंत उसको रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, उगल सकते हैं एग्जाम में। तो रिवीजन का ये रणनीति होना चाहिए। और जो ये लास्ट के 2 मंथ हैं ये एक तरह से फर्दर रिवीजन है इस सब्जेक्ट मतलब इसका, और उसमें भी आप 1 घंटे रिवीजन के लिए रखें, 1 घंटे न्यूज़पेपर के लिए, तो ये लगभग आपका शेड्यूल दिखना चाहिए। इसके अलावा भी अगर आपके अंदर थोड़ी शक्ति बचती है या फिर मतलब है क्षमता है, मैं ज़रूर नहीं कहूँगा कि ये वो है मतलब कंपलसरी है, तो आप 1 या 2 घंटे ऑप्शनल के लिए दे सकते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल हो जाता है रोज़ 12 घंटे पढ़ना या 10 घंटे से ऊपर पढ़ना या 8 घंटे भी रेगुलर पढ़ना बहुत कठिन काम है। तो लेकिन अगर आप कर सकते हैं और तो ज़रूर उसका पढ़ाई का आपको बेनिफिट, हार्डवर्क का रिवॉर्ड तो आपको मिलना ही है। तो ये मैंने लार्जली बात कर ली प्रीलिम्स और रिवीजन की। बात करें अगर मुख्य परीक्षा की, तो सबसे बड़ी कठिनाई मुख्य परीक्षा में ये होती है कि वो जो 3 दिन होते हैं उसमें 5 पेपर लगातार होते हैं। फर्स्ट दिन एसए का पेपर होता है, दूसरे दिन GS1 GS2, तीसरे दिन GS3 GS4 का। तो पढ़ाई और जो बाकी चीज़ें हैं कि आंसर राइटिंग ये सब, इसके अलावा मैं एक ये भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपना फिजिकल स्टैमिना भी बढ़ाइए, कुछ फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज, रनिंग ये भी करिए, क्योंकि अगर आप फिजिकली फिट नहीं है या उस टाइम पे बीमार पड़ जाएंगे तो वो सस्टेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि 3 घंटा लगातार हाथ चलते ही रहता है, कई बार सर दुखने लग जाता है, कई बार बैक पेन होता है। तो उस कंडीशन के हिसाब से भी अपने आप को रेडी रखिए और सिमुलेट कीजिए। एटलीस्ट ऐसा सेटिंग में आप एक बार पहले बैठिए, जैसे विजन एक अभ्यास मेंस करवाता है, तो वो मैंने दिया था, तो उसमें भी सिमिलर टाइमिंग्स होती थी कि 3 दिन के अंदर 5 पेपर होगा। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप वो एक बार मेंस के पहले आप ज़रूर कर लें, अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट या पहली बार आप मेंस लिख रहे हैं तो। उसके अलावा मेंस में सबसे इम्पॉर्टेंट है नॉलेज के साथ साथ आपकी आंसर राइटिंग। भले ही आपको नॉलेज काफ़ी ज़्यादा हो, बट आप उसको लिख नहीं पा रहे हैं, या फिर ऐसा कहें कि लिख सकते हैं लेकिन टाइम लिमिट में नहीं लिख पा रहे हैं, या फिर जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो नहीं लिख रहे हैं, कुछ उसके भटक के आप कुछ लिख दे रहे हैं, या फिर वर्ड लिमिट एक्सीड कर जा रहे हैं, या फिर आपका प्रेजेंटेशन गड़बड़ है, तो इसमें आपके नंबर कटने की संभावना बढ़ जाते हैं या नंबर अच्छे नहीं आने की संभावना बढ़ जाते हैं। तो इन सबको टैकल करने के लिए अगेन मैं कहता हूँ कि टेस्ट सीरीज़ की भूमिका बहुत ज़्यादा है। टेस्ट सीरीज़ या आंसर राइटिंग, या आप इसका अलग अलग नाम दे सकते हैं। तो लगभग मैंने प्रीलिम्स से मेंस के बीच में 45 टेस्ट लिखे थे, और ये सारे टेस्ट मैं कॉपीज़ अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड भी करना चाहता हूँ कि फर्स्ट टेस्ट से लेकर 45th टेस्ट या 46th टेस्ट तक मेरा क्या प्रोग्रेस था। तो ये टेलीग्राम चैनल @Saurabh Sharma 2208 है, @SaurabhSharma 2208, ये मेरा इकलौता टेलीग्राम चैनल है। इसके अलावा कोई भी चैनल अगर आपको दिखता है तो वो फेक चैनल है, उसको प्लीज़ रिपोर्ट कर दें, या फिर उस पर जो आ रहा है कंटेंट उसको आप सही ना माने। यही मेरा ओरिजिनल चैनल है, और मेरी जो भी सोशल मीडिया की आईडीज़ हैं वो भी मैंने इसी चैनल पे पोस्ट मैं करने वाला हूँ, जो मेरी रियल आईडीज़ हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मैंने देखा है या सीनियर्स ने मुझे बताया कि रैंक आने के बाद कई सारी फेक आईडीज़ जनरेट हो जाती हैं, उस फेक आईडीज़ के नाम पे स्कैम्स होते हैं। तो इसीलिए मैं इस मंच से ये भी बताना चाहता था कि मेरा ओरिजिनल आईडी ये है, ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल ये है @Saurabh Sharma 2208। तो इसमें मैं अपनी सारी रणनीति जो मैं यहाँ पे भी बता रहा हूँ वहाँ पे और टेक्स्ट के रूप में भी उपलब्ध करा दूंगा। उसके साथ साथ जो मेरी कॉपीज़ थी फर्स्ट से लेकर जो भी सारे टेस्ट मैंने लिखे, जिसमें 20 टेस्ट मुझे याद है लगभग ऑप्शनल के थे, 10 टेस्ट एथिक्स के थे, 10 टेस्ट एसए के थे, और बाकी टेस्ट जीएस के थे, तो वो मैं सारी अपलोड करने वाला हूं, ताकि आप ये भी देखें कि फर्स्ट टेस्ट से लेकर लास्ट टेस्ट तक कितना इंप्रूवमेंट होता है। क्योंकि कई बार जो टॉपर कॉपीज़ हम मार्केट में देखते हैं वो उनका बेस्ट कॉपीज़ होता है, और हम अपना आंसर राइटिंग जस्ट स्टार्ट किए हुए रहते हैं, तो अपने आप को हम कंपेयर करने लगते हैं कि हम उतना अच्छा नहीं लिख पाएंगे। बट हम लोग ये नहीं देखते हैं कि उनको उस लेवल पे पहुंचने के लिए कितना संघर्ष लगा होगा, उनका जो फर्स्ट आंसर होगा वो भी आप ही के जैसे होगा जो इतना अच्छा नहीं होगा। और राइटिंग एक स्किल है, राइटिंग एक नॉलेज नहीं है, एंड ये कहा जाता है कि नॉलेज कैन बी ट्रांसफर्ड बट स्किल्स आर एक्वायर्ड। तो राइटिंग एक स्किल है और ये आपको एक्वायर करनी पड़ेगी प्रैक्टिस के थ्रू। जैसे 5000 क्वेश्चन का आंकड़ा मैंने प्रीलिम्स के लिए बताया, वैसे ही 1000 क्वेश्चन अगर आप मेंस के लिए लिख लेते हैं। और ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप ये कहें कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है।
अगर कोई मुझसे पूछता है कि कितने घंटे पढ़े या कैसे शॉर्ट तरीके से बता दीजिए कि प्रीलिम्स निकल जाए, तो मैं कहता हूँ 5000 क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, सॉल्यूशन पढ़ लीजिए उसके, और वो 5000 क्वेश्चन पढ़ने के लिए जो सब्जेक्ट पढ़ना होता है, जो सब पढ़े हैं वो करिए। उसी तरह से मेंस के लिए आप 1000 आंसर अगर लिख देते हैं, 1000 आंसर का लगभग अनुमान 50 टेस्ट होता है, क्योंकि एक टेस्ट में 20 क्वेश्चन हमें लिखना होते हैं। तो अगर आप उतना कर ले रहे हैं तो आप बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि आप कोई भी क्वेश्चन आता है उसको पीसफुली टैकल कर सकते हैं, आपका पेपर कोई भी छूटेगा नहीं, सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर देंगे, टाइम लिमिट के अंदर कर देंगे, क्योंकि तब तक करते करते आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो ये मेरी ओवरऑल मेरा वो था कि मेंस में मैंने ये सोचा था। अब मैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक बता देता हूँ कि मैंने हर एक सब्जेक्ट में क्या क्या अलग किया था, या सोर्सेज मेरे उसके क्या थे, या उसके लिए मैंने कौन सी टेस्ट सीरीज़ मैंने लगाई थी। तो बात करें सबसे पहले एसए की, तो एसए में मेरे 136 अंक हैं, जो कि इस साल के हिसाब से काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि कई लोगों के मैं देख रहा हूँ कि जो मार्कशीट मैंने अभी लिमिटेड समय में देखी कि 90s में बहुत ज़्यादा स्कोर है, डबल डिजिट में बहुत ज़्यादा स्कोर है, तो उस हिसाब से 136 काफ़ी अच्छा स्कोर है। ऐसे के लिए मैंने टेस्ट सीरीज़ फोरम IAS के MGP मैंने ज्वाइन किया था, विकास रंजन का सर का भी कोर्स मैंने ज्वाइन किया था, तो लगभग मैंने, और अभ्यास पे मैंने ऐसे लिखा था। उसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं वो भी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऐसे कि वो भी मैं लिखा करता था, और एक वेबसाइट है कन्वर्ट IAS, जिसमें आप कोई भी आंसर लिख के अपलोड करें तो वो चेक होके वापस आ जाता है, तो उसका भी मेरे पास सब्सक्रिप्शन था, तो उस पर मैं ऐसे लिखा करता था। कुल मिला के अगर मुझे याद आ रहा है तो मैंने 10 टेस्ट लिखे थे ऐसे के, और लगभग 20 ऐसे लिखे थे, और ये मेरा प्रैक्टिस का था। और ऐसे क्योंकि मेरा राइटिंग में इंटरेस्ट था तो ऐसे लिखने में मुझे मज़ा आता था। तो मैं सबको रिक्वेस्ट यही करूँगा कि ऐसे पेपर को आप बोझ की तरह ना लें कि ये एक चीज़ है जो मुझे करनी है। ऐसे आप 2 हफ्ते, अगर आप 1 साल की तैयारी कर रहे हैं, 2 हफ्ते में एक ऐसे भी अगर आप लिखते हैं तो करते करते आप 20 ऐसे लिख देंगे 1 साल में। ऐसे लिखना कब स्टार्ट करें, तो लगभग मैं कहूँगा कि आपके GS के मेन सब्जेक्ट्स जब भी खत्म हो जाए, जो भी मेन सब्जेक्ट है, इकोनॉमी, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट साइंस एंड टेक, ये आपने अच्छे से पढ़ लिया, एथिक्स, तो आप ऐसे लिखने की पोजीशन में आ जाते हैं, और आप स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ये इम्प्रूव होने में भी बहुत टाइम लगेगा। साथ ही साथ मैं कहना चाहूँगा कि ऐसे में मैंने कैसे किस रूप से उसको देखा था कि सबसे पहला प्रक्रिया ये होता है कि चॉइस ऑफ टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो हर सेक्शन में चार टॉपिक होते हैं, तो आप वही टॉपिक चूज़ करिए जो आपको पहले नज़र में सबसे अच्छा लग जाए कि हाँ, इसमें मुझे कॉन्फिडेंस है, ये मैं लिख लूँगा। जनरली पहले नज़र में 2 टॉपिक देख के लगता है कि ये बहुत कठिन है या मुझे मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है, उसको काट दीजिए। जो रेस्ट 2 है उसमें से बेस्ट चूज़ कर लीजिए। एक बार आपने जो चॉइस कर ली उस पर अडिग रहिए, वो चॉइस सोच समझ के करिए, लेकिन एक बार जब चुन लिया है उस पर अडिग रहिए। ये नहीं कि टॉपिक लिखा, एक पैराग्राफ लिखा, उसको काट के वापस दूसरे हिस्से पे आ गए, ये करने से बचिए। दूसरा, जो टॉपिक आप चुन रहे हैं उसका मीनिंग, उसका अर्थ जो है वो आपको बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, उसमें कोई भी आपको दुविधा या संशय नहीं होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि फिलोसफिकल टॉपिक्स आ जाते हैं तो हमें चारों टॉपिक्स ऐसे रहते हैं कि बहुत टफ रहते हैं, मीनिंग समझ में नहीं आ रहा होता है। तो उस केस में जो बेस्ट मीनिंग आपको लग रहा है कि यही क्लोजेस्ट मीनिंग है किसी एक जो टॉपिक है जिसका आपको सबसे श्योर पता है कि यही मीनिंग है, तो वो आप चूज़ करें और उस मीनिंग पे कॉन्फिडेंट रहें। ये ना सोचें कि शायद ये मीनिंग हो, शायद ये मीनिंग होगा, वो ना करें। ऑल्सो दोनों ऐसे में आप कोशिश करें कि दोनों अलग अलग टॉपिक्स, मतलब अलग अलग थीम के टॉपिक चूज़ करें। अगर आप सिमिलर थीम के टॉपिक चूज़ कर लेंगे तो फिर हो सकता है कि रेपिटेशन बहुत ज़्यादा हो जाए और पढ़ने में बोरियत होने लगे। साथ ही ये मैं कहूँगा कि ऐसे में एक फ्लो का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है कि आपका ऐसे एक गुड ऐसे इज़ वन वेयर यू स्टार्ट रीडिंग एंड यू डोंट रियलाइज द टाइम व्हेन यू फिनिश्ड इट। तो ये फ्लो अगर आपका अच्छा है ऐसे का, तब आपको बहुत ज़्यादा मार्क्स मिलने की संभावना बढ़ जाती है। फ्लो को करने के कई तरीके होते हैं, जैसे एक होता है कनेक्टर वर्ड्स, कि एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ को लिंक करना है तो कई वर्ड्स होते हैं, जैसे अल्टरनेटिवली, हाउएवर, मोरओवर। तो ये वर्ड्स जो है ये शुभम कुमार सर के जो टेलीग्राम चैनल है उस पर उन्होंने अवेलेबल कराया था। कनेक्टर वर्ड्स की एक लिस्ट थी, उसको आप यूज़ कर सकते हैं एक पैराग्राफ को दूसरे पैराग्राफ से लिंक करने के लिए। ऐसे में इंट्रोडक्शन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि इंट्रोडक्शन वो पार्ट है जहाँ से आप रीडर जो है अट्रैक्ट हो जाता है आपके एसे से। तो इंट्रोडक्शन आप कोशिश करें कि जब आप ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं एसे की, तो लगभग आप ऐसे मान के चलिए, अंदाज़ा लगाइए कि 1.5 घंटे हमें मिलते हैं एक एसे लिखने के लिए, तो आप 20, 25 या 30 मिनट भी ब्रेनस्टॉर्मिंग में डाल सकते हैं। तो उसमें आप कोशिश करिए जो ब्रेनस्टॉर्मिंग में जो आपके पॉइंट्स दिमाग में आ रहे हैं, तो जनरली फर्स्ट या सेकंड पॉइंट जो दिमाग में आता है वो सबसे अच्छा पॉइंट होता है, क्योंकि वो उस मीनिंग के सबसे क्लोज होता है। अगर आप चाहें तो इंट्रोडक्शन उसी को बना सकते हैं, और वो नहीं है तो कई बार थीम्स रिपीट होती हैं, तो हेल्थ, एजुकेशन, इन सब के आप रेडीमेड इंट्रोडक्शन भी बना सकते हैं। लेकिन ज़रूर ध्यान रखें कि वो
इंट्रोडक्शन रेडीमेड आप ज़बरदस्ती फिट ना करें, वो कॉन्टेक्स्ट हो उस एसे का तभी उसको लिखें, वरना ऑन स्पॉट आप अगर आपकी क्रिएटिविटी अच्छी है तो स्टोरी कोई बना सकते हैं, हाइपोथेटिकल स्टोरी, कोई पोएम से स्टार्ट कर सकते हैं, कोई अच्छे कोटेशन से स्टार्ट कर सकते हैं, कई रूप है स्टार्ट करने के। एक बार स्टार्ट कर दिया तो फिर आप एक पैराग्राफ समरी भी बताइए, उस इंट्रोडक्शन को टॉपिक से लिंक करिए कि ये जो मैंने स्टोरी बताई है, इंट्रोडक्शन लिखा है, ये टॉपिक से इस तरह से रिलेटेड है। फिर उसके बाद का पैराग्राफ में आप थोड़ा टेबल ऑफ कंटेंट, या मतलब टेबल ऑफ कंटेंट बोलना गलत हो गया, या ओवरव्यू वाला एक पैराग्राफ रखिए कि इस ऐसे में मैं ये बात करने वाला हूँ। ये सब कोई कंपलसरी एक ढांचा नहीं है ऐसे का, ऐसे लिखने के कई तरीके हैं, काफ़ी ओपन एंडेड टॉपिक होते हैं। ऐसे में लगभग आपके 10 पेज लिखने होते हैं, एक पेज पे मान के चलिए 2 पैराग्राफ हैं, अमूमन 2-3 भी हो सकते हैं, तो आपको लगभग 20 पॉइंट्स होने चाहिए। तो ये 20 पॉइंट्स कैसे आएँ, तो इसके लिए बेस्ट तरीका होता है जीएस के जो सिलेबस है, आपने एक बार अगर ऐसे का मीनिंग समझ लिया है तो जीएस का जो सिलेबस है उसको आप गो थ्रू कर लें एक एक करके आराम से, कि हिस्ट्री में इस मीनिंग का कोई एग्जाम्पल है क्या, सोसाइटी में इस मीनिंग का कोई एग्जाम्पल है क्या, इंटरनेशनल रिलेशंस में इस ऐसे के एग्जाम्पल का कोई मीनिंग है, कुछ इस ऐसे के मीनिंग का कोई एग्जाम्पल है क्या। इस तरह से आप पूरा जीएस का चारों सब्जेक्ट आप स्कैन कर लेंगे तो आपको एम्पल नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। ऐसे में ये भी ध्यान रखना है कि एग्जाम्पल्स आप रैंडमली थ्रो ना करें, ऐसा ना लगे ऐसे शुड नॉट लुक लाइक अ कॉम्बिनेशन ऑफ एग्जाम्पल्स थ्रोन एट द रीडर। ऐसे में आर्ग्यूमेंट बिल्ड करना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, तो आर्ग्यूमेंट आप बिल्ड करें और उसके आर्ग्यूमेंट को सब्सटेंशिएट करने के लिए एग्जांपल दें। तो आइडियली फॉर्मेट आर्ग्यूमेंट एग्जांपल और वो आर्ग्यूमेंट आप दिखाएं कि ये आर्ग्यूमेंट टॉपिक से लिंक कैसे है। तो आर्ग्यूमेंट एग्जांपल ऐसे फॉर्मेट करके आपको ऐसे में बढ़ना है। जैसे मैंने ये देखा था कि मैंने दोनों एस्से में थोड़ा स्ट्रक्चर अलग रखा था। फर्स्ट एस्से मैंने प्रोबिंग क्वेश्चंस के फॉर्मेट में लिखा था कि व्हाट इफ दिस हैपेंस, व्हाट इफ दैट हैपेंस। तो मैंने आर्ग्यूमेंट जो थी वो क्वेश्चंस थे कि ओके दिस इज ट्रू बट व्हाट इफ दैट हैपेंड, ऐसे करके मैंने प्रोबिंग क्वेश्चंस बनाए थे। तो उससे मुझे लगता है कि रीडर की क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है कि हम प्लेनली लिख देंगे, उससे अच्छा है कि आप क्वेश्चन लिख दीजिए और फिर उसका आंसर कर दीजिए। थोड़ा उस फॉर्मेट में मैंने पहले ऐसे लिखा था। दूसरा ऐसे मैंने लिखा था कि जो मैंने टॉपिक था उसको मैंने सब टॉपिक्स में बांट दिया था। हर सब टॉपिक पे मैंने 2-2 पेज 3-3 पेज ऐसे लिख दिया था। तो ये भी एक फॉर्मेट होता है कि सब टॉपिक्स आप बना सकते हैं ऐसे के अंदर। तो कोशिश करें कि अगर दोनों ऐसे थोड़ा अलग अलग फॉर्मेट का आप लिखेंगे तो डाइवर्सिटी दिखेगी। और ये भी रखें कि टाइम मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ऐसे में। तो ऐसा ना करें कि फर्स्ट एस्से लिखने में आपको 1 घंटे 50 मिनट लग गए और दूसरा एस्से जो है आपका 1 घंटा 10 मिनट ही बचे। अगर आप पहला एस्से 1 घंटे 40 मिनट तक लिख दें, कोशिश करें कि उससे आगे ना बढ़ें। और दूसरे एस्से के लिए कम से कम आपको 1 घंटा 20 मिनट तो चाहिए, क्योंकि तब तक थोड़ी स्पीड भी बढ़ जाती है। और उसके अलावा ये भी देखें कि कई बार ऐसा होता है कि जो 20 पॉइंट्स हमें लिखना है वो हम कई बार ज़बरदस्ती फिट करना चाह रहे होते हैं। तो डबल चेक ज़रूर कर लें कि ये जो पॉइंट है या ये जो एग्जाम्पल है, जो आर्ग्यूमेंट है, ये सचमुच में ऐसे के मीनिंग या टॉपिक से रिलेटेड है कि नहीं। हम क्या मैं इसको ज़बरदस्ती तो नहीं फिट कर रहा। अगर आपको लगे कि ज़बरदस्ती है तो आप 1 पेज कम भी लिखेंगे या 8 पेज में भी लिख देंगे, 9 पेज में भी लिख देंगे, दैट वुड बी बेटर एज कम्पेयरिंग टू कि आप 10 पेज लिखे लेकिन उसमें से 3-4 ज़बरदस्ती फिट की हुई चीज़ें थी। तो इस तरह से मुझे लगता है कि एस्से में मैंने किया और ये मुझे लगता है कि अगर आप फॉलो करें तो आपका एक अच्छा आप टैकल कर सकते हैं एस्से का। क्योंकि एस्से में गैप्स बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब कई बार 90 भी आ रहे हैं लोगों के, 70 भी आ रहे हैं, किसी के 140 भी आ रहे हैं, किसी के 160 भी आ रहे हैं। तो ये ऐसा पेपर है जिसमें आप अगर प्रैक्टिस करें और थोड़ा आर्टिकुलेशन डेवलप करें तो आपका रिवॉर्ड्स बहुत अच्छे मिलेंगे एज़ कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द जीएस पेपर्स। जैसे जीएस 1, 2, 3 में एक कैप सेट है कि 100 या 110 ब्रीच करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, वो ऐसे में कम है। अगर आप उतना ही एफर्ट लगाएंगे तो शायद आपके नंबर बढ़ सकते हैं। इसके बाद मैं बात करना चाहूँगा जीएस के सारे चारों पेपर्स की। तो जीएस के लिए मैंने टेस्ट सीरीज़ मैंने लिया था, फोरम आईएएस का एमजीपी लिया था, अभ्यास मैंने दिया था, और एथिक्स के लिए मैंने लुकमान आईएएस सर का, अंसारी सर का भी टेस्ट सीरीज़ लिया था, केएम पाठी सर का भी टेस्ट सीरीज़ लिया था। तो ये मेरा था टेस्ट सीरीज़ के मामले में। बात मैं करता हूँ कि हर जीएस के पेपर का सोर्सेज मैंने क्या क्या फॉलो किए थे और उसकी क्या पढ़ने की मेथोडोलॉजी मुझे लगता है कि सही होता है। जीएस 1 की अगर बात करें तो इसमें मेनली 3 हेडिंग्स हैं, 3 सब टॉपिक्स हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सोसाइटी। तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी मैंने लार्जली जो प्रीलिम्स के लिए पढ़ा था वहीं मैंने कंटिन्यू रखा। पोस्ट इंडिपेंडेंट हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं मेंस के सिलेबस में, वो मैंने विजन के हैंडआउट से पढ़े थे, विजन आईएएस के। और मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम से ही काम चल जाता है। अगर आपको इंटरेस्ट है, टाइम भी है, तो बिपिन चंद्रा की बुक भी मेंस के लिए मुझे लगता है कि थोड़ी हेल्पफुल हो जाती है। मैंने मेंस के बाद उसे पढ़ा था तो कुछ चैप्टर्स मुझे अच्छे लगे थे, लेकिन कोई कंपल्सरी नहीं है। और मॉडर्न एंशिएंट हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर के लिए जैसे मैंने बताया राहुल सर के नोट्स थे, उसी को मैं कर पाया था। और ये पोर्शन मेरा थोड़ा
ऐसा था कि जो मैंने प्रीलिम्स के लिए पढ़ा उसी को मैंने रेप्लिकेट किया। मेंस के लिए मैंने अलग से हिस्ट्री मैंने ज़्यादा नहीं कवर की थी। ज्योग्राफी वाला पोर्शन जो था वो भी अगेन जो मैंने प्रीलिम्स के लिए पढ़ा था वहीं उसी को कंटिन्यू रखा। और बस कुछ पोर्शन थे जैसे लोकेशन फैक्टर्स, उसमें मृणाल सर का एक हैंडआउट आता है वो मैंने ब्रीफली लुक किया था। और ओनली आईएएस का एक प्रहार करके आता है वो भी मैंने मार्केट से ख़रीदा था ज्योग्राफी के लिए, और उसको भी कुछ पेजेस मैंने पढ़े थे, लेकिन मैं पूरे तरीके से इकोनॉमिक ज्योग्राफी वाला जो हिस्सा है जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज है ये मैं इतने अच्छे से कर नहीं पाया था। उसके अलावा जो सोसाइटी वाला पोर्शन है वो क्योंकि मेरा सोशियोलॉजी ऑप्शनल था तो मुझे एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी उसमें। बट अगर सोर्सेज की बात करें तो स्मृति शाह मैम का नोट्स जो मिलता है मार्केट में वो बहुत अच्छा है, और उसमें आप कोशिश करें कि थीम्स बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, कास्ट, फैमिली, रीजनलिज्म, कम्युनलिज्म, सेकुलरिज्म, ये सब काफ़ी रिपीटिंग थीम्स हैं। तो मैम का PYQ एनालिसिस है यूट्यूब पे, वो काफ़ी अच्छा है, तो उससे आप करेंगे तो काफ़ी हेल्प मिल जाएगा। सोसाइटी एक नेग्लेक्टेड पोर्शन है GS1 का, क्योंकि जो हिस्ट्री और ज्योग्राफी ऑलमोस्ट सब लोग पढ़ते हैं प्रीलिम्स के लिए, लेकिन सोसाइटी जनरली लोगों का वीक रह जाता है। और सोसाइटी मुझे लगता है कि स्कोरिंग पोर्शन भी है। मेरे GS1 में टोटल 96 मार्क्स आए थे, जो कि अगेन इस साल के हिसाब से एक डिसेंट स्कोर है, क्योंकि कई लोगों के 70s और 80s में भी मार्क्स है। तो मुझे लगता है कि सोसाइटी ने ही मुझे वो एज दिलाया था, क्योंकि एक तो मेरा सोशियोलॉजी ऑप्शनल था और मैंने इंटरेस्ट से भी लिखा था उसको। तो सोर्सेज मेरे ये थे। और हिस्ट्री ज्योग्राफी जैसे लार्जली आप प्रीलिम्स के लिए करते हैं, उसी में थोड़ा एनालिसिस वाला पोर्शन हिस्ट्री में आप ऐड कर दीजिए कि ये चीज़ें ऐसे क्यों हुई, खाली फैक्ट्स ना थ्रो करिए। और वो एनालिसिस वाला पोर्शन आप स्पेक्ट्रम से भी पढ़ सकते हैं, बिपिन चंद्र से भी पढ़ सकते हैं। ज्योग्राफी के लिए मैप्स जरूर बनाइए, मैप्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफी आप अगर कोशिश कर सकते हैं तो इन्वायरमेंट से लिंक कर दीजिए GS1 में, डिजास्टर मैनेजमेंट से लिंक कर दीजिए। अब बात करते हैं GS2 की। तो GS2 में लार्जली 4 सब्जेक्ट्स हैं, पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशंस। तो इसके लिए मैंने शून्य IAS की GS2 की जो बुक आती है वो मैंने रेफ़र की थी, और GS2 में मेरे 112 अंक आए हैं। और पॉलिटी वाला पोर्शन मैंने क्लास नोट से पढ़ा था, लक्ष्मीकांत भी थोड़ी बहुत पढ़ी थी, और कुछ पोर्शन जो ऐसे बचा हुआ रह गया था वो मैंने शून्य IAS की बुक भी मैंने पॉलिटी जो GS2 की आती है उसमें पॉलिटी का पोर्शन जो था सिग्निफिकेंट वो मैंने पढ़ा था। और करंट अपडेट करने के लिए मैंने विजन IAS का जो मेंस 365 आता है वो भी मैंने पढ़ा था। गवर्नेंस के लिए अगेन मैंने क्लास नोट्स पढ़े थे, शून्य की जो बुक थी वो भी पढ़ी थी। और गवर्नेंस ऐसा रेपिटेटिव थीम वाला टॉपिक है कि इसमें सिटीजन चार्टर, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, RTI, ई गवर्नेंस, ये सब रिपीटिंग थीम्स हैं। तो इस पे जतिन गुप्ता सर विजन IAS के हैं वो, तो उनके PYQ एनालिसिस पढ़े हुए हैं यूट्यूब पे, वो काफ़ी अच्छे हैं, वो भी आप कर सकते हैं। सोशल जस्टिस अगेन स्मृति मैम के नोट्स काफ़ी अच्छे हैं, वो मैंने ब्रीफली देखे थे, और मेरा सोशियोलॉजी ऑप्शनल भी था। इसमें भी काफ़ी रिपीटेटिव थीम्स है जैसे पावर्टी, हंगर, एजुकेशन, हेल्थ, जो आप कर सकते हैं। मैम के अगेन डिस्कशन वीडियोज़ है अवेलेबल इस पर। IR काफ़ी डायनेमिक टॉपिक होता है, तो IR आप मैं सजेस्ट करूँगा कि आप उसमें मेंस 365 कर लें विजन की, और हर कंट्री का बायलैटरल रिलेशंस और मेजर इंटरनेशनल ग्रुपिंग्स जो हैं, मल्टीलैटरल और प्लूरीलैटरल, वो सारे आप अच्छे से आपको पता होने चाहिए, और उसमें भी काफ़ी आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस। GS2 में फैक्ट्स, कमिटीज़, डेटा रिपोर्ट्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, तो मैंने इसके लिए बेसिकली मेंस प्रिपरेशन के दौरान 3-4 डायरीज़ बना ली थी। तो एक डायरी मेरी जजमेंट्स की थी जिसमें मेन इंपॉर्टेंट जजमेंट्स जो हैं वो मैंने लिखे हुए थे। दूसरी मेरी डायरी थी फैक्ट्स डायरी, तो उसमें लगभग मैंने जितने भी फैक्ट्स यूज़ करने थे मेरे को GS2, GS3 सारे GS पेपर में, वो सारे फैक्ट्स मैं एक जगह लिखता रहता था एक ही डायरी में। उस फैक्ट्स में ज़्यादातर मुझे लगता है कि लास्ट तक आते आते 500-600 फैक्ट्स थे जो मैं कहीं यूज़ कर लेता था, उसको इंट्रोडक्शन में यूज़ कर लेता था, उसको कंक्लूजन में यूज़ कर लेता था। उसके अलावा तीसरी डायरी मैंने बनाई थी कमिटीज़ और रिपोर्ट्स की, कि इंपॉर्टेंट कमिटीज़ किस चीज़ के लिए बनी थी, उन्होंने क्या 1-2 सजेशंस दिए थे, तो एक कमिटीज़ की डायरी थी। और चौथी डायरी मेरी एथिक्स की थी जिसमें एग्जाम्पल, कोट्स, केस स्टडीज़, गुड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिसेस, ये सारे मैंने नोट किए हुए थे। तो ऐसे डायरीज़ थी, तो मेरे शॉर्ट नोट्स के नाम पे मेरे पास यही था, और यही मैं रिवाइज़ करता था मेंस के पेपर के दौरान। मैंने ऐसा नहीं है, वैसा बहुत ही कम किया है कि कोई बुक पढ़ी और उसके नोट्स बनाए, वैसे मैंने कम किया है। मैंने ज़्यादातर क्लास नोट्स जो मैंने क्लास पढ़ के बनाए थे वो देखा, और बुक से डायरेक्टली ही पढ़ा, वहीं पर अंडरलाइन किया। और शॉर्ट नोट्स के टाइम पे के नाम पर मेरे पास वो डायरीज़ ही थी, या फिर स्टिकी नोट्स जो मैंने बनाए थे, जो चीज़ें मैं बार बार भूल जाता था। तो GS2 का लार्जली ये था कि जितना आप जजमेंट्स का हेल्प लेंगे, फैक्ट्स लिखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स आप डायरेक्टली कोट कर सकते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। जो पॉलिटिकल जैसे कि मतलब अलग अलग लोगों ने, KM मुंशी ने प्रियम्बल के पे क्या कहा है, ऐसे ऐसे आप अगर कुछ कोट्स लिख सकते हैं तो बहुत हेल्प हो जाता है, उससे काफ़ी वैल्यू एडिड दिखता है वो कंटेंट। उसके अलावा कमिटीज़ अगर आप कोट कर सकते हैं तो वो और भी अच्छा होता है। IR के पेपर में आप IR के पोस्ट क्वेश्चन में अगर कुछ क्वेश्चन में आप मैप बना लें, IR के जो टॉपिक्स हैं उसको अलग अलग डायमेंशन से आप लिख लेंगे। मिलिट्री कॉपरेशन क्या है दोनों कंट्रीज़ के बीच में, इकोनॉमिक कॉपरेशन क्या है, डिप्लोमेटिक कॉपरेशन क्या है, किस इंस्टीट्यूशन में वो अलग साथ साथ में है,
क्या कल्चरल प्रोग्राम, कल्चरली पीपल टू पीपल एक्सचेंज कितना ज़्यादा है। तो अलग अलग डायमेंशन से IR के क्वेश्चन हैंडल करें। गवर्नेंस और सोशल जस्टिस के क्वेश्चन काफ़ी रेपिटेटिव हैं, तो आप कोशिश करें कि उसके जो रेपिटेटिव थीम्स हैं, जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है, NGOs है और सिटीजन चार्टर, जैसे कि मैंने कहा, इन सब के आपके पास रेडीमेड आंसर्स होने चाहिए कि आप आए क्वेश्चन तो वो आप डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर सकें, हल्का सा उस क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से मोल्ड करके। आप इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन ऐसे ही जैसे इंट्रोडक्शन में आप डेफिनेशन से स्टार्ट कर सकते हैं, डेटा फैक्ट से स्टार्ट कर सकते हैं, किसी रिसेंट इवेंट से स्टार्ट कर सकते हैं। कंक्लूजन आप DPSP लिख सकते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स लिख सकते हैं, कोई कोटेशन लिख सकते हैं अच्छी। और बॉडी का भी आपका फिक्स्ड फॉर्मेट होना चाहिए कि कुछ चीज़ें, अगर आप क्वेश्चंस में सब पार्ट हैं तो सब पार्ट, हर सब पार्ट की अलग हेडिंग बना के उसमें पॉइंट्स लिख दीजिए। अगर क्वेश्चन के सब पार्ट्स नहीं है तो जनरली आप इशूज़ डिस्कस कर दीजिए, चैलेंजेस डिस्कस कर दीजिए, इशू/चैलेंजेस ऐसा हेडिंग बना दीजिए, स्टेप्स टेकन सो फार का हेडिंग बना दीजिए, वे फॉरवर्ड का हेडिंग बना दीजिए। तो इस हिसाब से आपको आंसर में स्ट्रक्चर लाना है हर पॉइंट, और आप कोशिश करना है कि हर सब हेडिंग एड्रेस हो, वे फॉरवर्ड आप जहाँ तक हो सके दें। और जैसे कि मैंने देखा था कि मेरी GS में ये था या इनफैक्ट सारे पेपर्स में कि मैंने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से अटैम्प्ट किए थे, मेरा कुछ भी पोर्शन छूटा नहीं था। मतलब मैं जब एग्जाम पेपर सबमिट करने से पहले मैंने एक बार ऐसे देखा था तो मेरा पूरा पेज, मतलब पेपर भरा भरा लग रहा था। ऑब्वियसली इसका ये मतलब भी नहीं है कि आप खाली पेपर नाम के लिए भरने के लिए आप कुछ भी लिख रहे हैं, लेकिन अगर आपका पेपर भरा भी है और उसमें हल्की क्वालिटी भी है तो आपको एक अच्छा एज मिल जाता है उस कैंडिडेट से कि जिसके 1-2 क्वेश्चन छूटे हुए हैं, वो पूरा ब्लैंक दिख रहा है। क्योंकि हो सकता है ऐसा नहीं है कि कुछ क्वेश्चन आप बहुत अच्छे लिख देंगे तो आपको उसको 10 में से 10 मिल जाएंगे। हो सकता है आपको लग रहा है कि आपने बहुत अच्छे से लिखा है, बट एग्जामिनर को हो सकता है उतना अच्छा ना लगे। तो अगर बहुत लोग जैसे ये रखते हैं, ये हमेशा डिलेमा रहता है कि कुछ क्वेश्चंस अच्छे से लिखें और कुछ क्वेश्चन छोड़ दें, या फिर सारे क्वेश्चन पे इंपॉर्टेंस दें। तो मेरा अप्रोच दूसरा वाला था कि हर एक क्वेश्चन में आप लिखना है, चाहे वो आपको अच्छे से आता है तो अच्छे से तो लिखना ही है, जो क्वेश्चन नहीं भी आता है उसमें भी कोशिश करना है कि उससे टॉपिक, वो क्वेश्चन जिस टॉपिक पे है उसके रिलेटेड आप कुछ लिख दीजिए, ताकि आपको कुछ 9 नंबर मिलेंगे। 1-1, 2-2 नंबर भी आपका बढ़ेगा तो काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट हो जाता है। GS2 का यह था। GS3 में मेरे 91 नंबर आए हैं, लेकिन मैंने वो सबसे मेरा लीस्ट प्रिपेयर्ड पेपर था। एक रीज़न उसका ये था कि उसमें कई सारे विषयों का समावेश है, जैसे इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक, इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट। तो वो इतना विविध पेपर है कि आपको उसको कवर करने में थोड़ा टाइम लग सकता है, और वो इंफॉर्मेशन इंटेंसिव पेपर है। मतलब कि अगर उस पेपर में आप जितना फैक्ट्स डालेंगे, जितना कमिटीज़ डालेंगे, उतना आपका आंसर इनरिच्ड होगा। तो इसमें भी मैं कहूँगा कुछ लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं, जैसे इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट और एग्रीकल्चर। तो ये 3 टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें रेपिटेटिव थीम्स हैं थोड़ी सी, और उसके अलावा ये क्वेश्चन आप आसानी से किया भी जा सकता है, थोड़े प्रेडिक्टेबल लाइंस पे होते हैं। इसके लिए मेरे सोर्सेज, अगेन मैंने शून्य की GS3 की जो बुक आती है वो मैंने खरीदी थी। एग्रीकल्चर मैंने वहाँ से किया था, इंटरनल सिक्योरिटी भी हल्का सा मैंने वहाँ से किया था। इंटरनल सिक्योरिटी के लिए मैंने मेंस 365 भी पढ़ी थी। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए मैंने क्लास नोट्स रेफर किए थे। इकॉनमी के लिए एग्रीकल्चर का मैंने बता दिया। इकॉनमी के लिए मृणाल सर का मैंने देखे थे नोट्स, लेकिन मुझे शायद उतने, मतलब उसके हिसाब से वो मोल्ड नहीं हो पा रहे थे, तो वो भी मैंने कुछ पोर्शंस मैंने, जैसे कि इन्वेस्टमेंट मॉडल्स या इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब मैंने या गवर्नमेंट बजटिंग, इंक्लूसिव ग्रोथ, ये सब मैंने शून्य की बुक से भी पढ़ा था। थोड़ा उसको गूगल भी किया था कि जो वर्ड्स मुझे आसानी से मिल नहीं पा रहे हैं वो मैं गूगल पे टाइप करता था, UPSC कीवर्ड लगा के, इंक्लूसिव ग्रोथ UPSC। तो टॉप 3-4 वेबसाइट्स आती थी, वो मैं पढ़ के उसके एक जगह पे कंपाइल कर लेता था उसको, नोट्स को, ताकि क्योंकि उसके पास मेरे पास कंटेंट कम है तो एटलीस्ट वो रहे मेरे पास। हर एक कीवर्ड, हर एक पार्ट ऑफ सिलेबस के कीवर्ड के लिए मेरे पास कुछ कंटेंट हो। जैसे एक इंटरेस्टिंगली एक जैसे कीवर्ड इकोनॉमिक्स ऑफ एनिमल रेयरिंग, तो जब मेरे को बहुत दिन बाद पता चला था कि ये वर्ड भी लिखा हुआ है सिलेबस में, तो जैसे ही मुझे पता चला मैंने सर्च कर लिया और उस पर भी कंटेंट बना लिया था। या फिर ई टेक्नोलॉजी इन एड ऑफ फार्मर्स, ये एक प्रॉपर टर्म लिखी हुई है सिलेबस पे। तो ऐसे आप सिलेबस का हर एक वर्ड का, जो सब्जेक्ट आपका वीक भी है उसमें भी आप बेयर मिनिमम एफर्ट लगाइए, क्योंकि हो सकता है कि जैसे मुझे लगता था GS3 मेरा कमज़ोर है, बट 91 मार्क्स मेरे आ गए, जो कि ठीक है, क्योंकि 100 क्रॉस करना बहुत मुश्किल होता है GS3 में। तो ये मेरी GS3 का था। टेस्ट में अगेन मैं कहूँगा कि GS2-3 में मैंने 3-4 टेस्ट मुझे याद आ रहा है मैंने लिखे थे। एक फोरम के MGP के मैंने लिखे थे, और अभ्यास मैंने लिखा था, ये 2 मैंने लिखे थे। फिर मैं बात करना चाहूँगा एथिक्स पेपर की। तो एथिक्स पेपर का अप्रोच जो होता है वो बाकी 3 पेपर से थोड़ा अलग होता है। एथिक्स के लिए मैंने बेस सोर्सेज की बात की तो मैंने KM पाठी सर के नोट्स रेफ़र किए थे। उनका एक चैनल भी है एथिक्स 101, वो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। उनके एग्जांपल्स काफ़ी यूनिक रहते हैं, काफ़ी आपको एथिक्स की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी।
वो मैंने रेफ़र किया था, मेरे क्लास में टीचर थे और उन्होंने जो पोर्शन मतलब उन्होंने 60-70% ऑफ द पोर्शन कवर किया था, बाकी मैं क्लास में नहीं कर पाया था अच्छे से। तो मैंने एस अंसारी सर जो लुकमान IAS के फाउंडर है उनके मैंने नोट्स उठाए थे कुछ टॉपिक्स के लिए, या फिर मैं कहूँ कि जैसे एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या कुछ ऐसे पोर्शंस थे जो मैंने उनके नोट्स से भी कवर किए थे। और टेस्ट सीरीज़ भी मैंने इन्हीं 2 टीचर्स की ली थी। KM पाठी सर के मैंने टेस्ट जो नेक्स्ट IAS में होते थे वो मैंने दिए थे 3 टेस्ट और उनके टेस्ट डिस्कशन सुने थे। लुकमान IAS के भी जो टेस्ट हुए थे 6-7 टेस्ट वो मैंने लिखे थे एथिक्स के, उनके मॉडल आंसर भी सुने थे। और मैं कोशिश करता था कि वो जो डायरी मैंने एथिक्स की बनाई है उसमें मैं कंटिन्यूसली अपडेट करते रहूँ, कोटेशन से, अच्छे ऑफिसर्स के एग्जाम्पल से, पर्सनल एग्जाम्पल से, एथिकल कीवर्ड्स से, कि जो कीवर्ड्स होते हैं एथिक्स में जो स्पेसिफिकली यूज़ होते हैं। एथिक्स में आप ये भी कोशिश करें कि हर एक वर्ड का मीनिंग आपको क्लियर हो कि एम्पैथी एग्जैक्टली क्या होती है, एम्पैथी कंपैशन से कैसे अलग है, एम्पैथी सिंपैथी से कैसे अलग है, इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी में क्या फ़र्क है, इंटीग्रिटी और प्रोबिटी में क्या फ़र्क है। तो हर एक वर्ड का आपको अगर मीनिंग क्लियर है, इमोशनल इंटेलिजेंस का एग्जैक्टली मीनिंग क्या है, एटीट्यूड का मीनिंग एग्जैक्टली क्या है, एटीट्यूड और एप्टीट्यूड में क्या अंतर होता है, तो ये सब हर एक वर्ड का आपको मीनिंग जो सिलेबस में लिखा हुआ है। एथिक्स का सिलेबस बहुत ब्यूटीफुली डिजाइंड है, उसमें आपको ऐसे ऐसे वर्ड्स मिलेंगे जो आप डायरेक्टली अभी आंसर में यूज़ कर सकते हैं। अगर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है तो आप कोशिश करें सिलेबस के कीवर्ड्स भी आप बीच बीच में डालिए, ताकि आपको एग्जामिनर को लगे कि इनको सच में ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है, तभी ये यूज़ कर पा रहे हैं, अप्लाई कर पा रहे हैं। एथिक्स में कोशिश करें जो सेक्शन A वाला पोर्शन है वो आप 1 घंटे 20 मिनट दें, और सेक्शन B वाला जो पोर्शन है केस स्टडीज़ वो 1 घंटे 40 मिनट में ख़त्म करने का कोशिश करें, क्योंकि एथिक्स एक ऐसा पेपर है जिसमें टाइम का बहुत क्रंच होता है और जनरली लोगों का पेपर छूट जाता है। वो उसका रीज़न यही है कि केस स्टडीज़ एक तो आपको पढ़नी पड़ती हैं फिर लिखनी पड़ती हैं। तो केस स्टडी आप अमूमन ट्राई करें कि फर्स्ट आवर जो है आपका उसमें आप 3 केस स्टडीज़ तो कर ही लें, मतलब 60 नंबर का अगर है 3 केस स्टडीज़ और एक 10 मार्कर कर ले। तो अमूमन ये आप स्ट्रेटजी रखिए मेंस के पेपर में कि फर्स्ट आवर में 70 मार्क्स का कंप्लीट हो जाए, सेकंड आवर में 80 मार्क्स और थर्ड आवर में 90 मार्क्स का। अगर इसमें थोड़ा भी डिस्टर्बेंस होता है, जैसे फर्स्ट आवर्स में आप 60 का ही कर पाते हैं, 50 का ही कर पाते हैं, तो जो लास्ट का 1 आवर होता है उसमें 110 का करना पड़ जाता है या 100 करना पड़ जाता है, तो उसकी क्वालिटी काफ़ी कंप्रोमाइज़ हो जाती है। तो आप किसी भी पेपर में ये फॉर्मूला लगाएं 70, 80, 90 का। और एथिक्स में स्पेसिफिकली आप कोशिश करें कि फर्स्ट आवर में आपकी 3 केस स्टडीज़ हो गई और बचे हुए जो 45 मिनट हैं उसमें मतलब एक केस स्टडी में शुरू में आपको 20 मिनट लग सकता है, तो ऐसे आप कोशिश कर लीजिए कि 55 मिनट तक 3 केस स्टडीज़ हो जाएं, 55-60 मिनट तक, और रेस्ट जो बची हुई 3 केस स्टडीज़ हैं वो 40-45 मिनट में हो जाएं, ताकि आपके पास सेक्शन A के लिए भी जो टाइम बचे 1 घंटा 40 मिनट के आसपास बचे। और उस 1 घंटा 40 मिनट में आपको 13 क्वेश्चन लिखने हैं, 1 घंटा 20 मिनट में माफ़ी चाहूँगा, तो उसमें आपको 13 क्वेश्चन लिखने हैं, तो लगभग 6 मिनट का पर क्वेश्चन आता है एवरेज आउट करेंगे तो आप। और उसमें भी 3 क्वेश्चन कोटेशंस के होते हैं, तो कोटेशन वो मिनी एस्से ही है कि कोटेशन लिख देंगे और आपको वो 2 पेज में लिखना है, तो उसमें सोचना पड़ जाता है, तो उसमें आपको टाइम ज़्यादा लगेगा और वो थोड़ा इनोवेशन भी उसमें आपको दिख जाएगा, क्योंकि कोटेशन है तो आपको उसी समय इंटरप्रेट करना है उसको। एथिक्स के किसी टॉपिक से आप कनेक्ट कर दीजिए, कोई उसका एग्जाम्पल डाल दीजिए सब्सटैंशिएट करने के लिए अलग अलग डायमेंशन के। जैसे एथिक्स में आप जितना हो सकता है डाइवर्स एग्जाम्पल लीजिए, सिनेमा से एग्जाम्पल लीजिए, स्पोर्ट्स से एग्जाम्पल लीजिए, किसी नॉवल का एग्जाम्पल दीजिए, किसी बड़े लीडर ने किसी स्पीच में कुछ कहा था वो आप एग्जाम्पल ले लीजिए। अगर आपका रीडिंग हैबिट अच्छा है, मतलब आप नॉन फिक्शन बुक्स पढ़ते हैं या फिर इन जनरल आप पॉडकास्ट वगैरह सुनते हैं, तो आपको थोड़ा सा एज मिलेगा एथिक्स के पेपर में और एसए के पेपर में। तो और अगर नहीं है तब भी कोई घबराने की कोई बात नहीं है, मतलब आप अपना नोट्स अच्छे से बनाइए, फोकस तरीके से पढ़िए। तो जो ये मैंने बात की कि केस स्टडीज़ में आपको इतना टाइम लग जाए कोटेशन में, तो बाकी जो 10 क्वेश्चन होते हैं सेक्शन A के, उसके लिए कई बार 5 या 6 मिनट पर क्वेश्चन बचता है, तो उसको आपको 5 या 6 मिनट में लिखना है। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको हर कीवर्ड का शॉर्ट नोट्स आपके पास हो। जैसे कि प्रॉबिटी इन गवर्नेंस अगर आता है तो प्रॉबिटी इन गवर्नेंस आपको अगर डायरेक्टली उसमें से लिखना है, तो आपके पास अगर रेडीमेड आपके पास 2 पेज का नोट्स ऑलरेडी बना हुआ है शॉर्ट नोट्स, तो आप डायरेक्टली रेप्लिकेट कर सकते हैं, गिवन दैट इट इज़ अ डायरेक्ट क्वेश्चन ऑन प्रॉबिटी इन गवर्नेंस। अगर उसको इंटरलिंक किया हुआ है 3-4 बड़े लाइन्स के क्वेश्चन के साथ, तो आपको मोल्ड करना पड़ेगा उस क्वेश्चन के डिमांड के हिसाब से। तो मुझे लगता है एथिक्स में इसीलिए ये टाइम मैनेजमेंट और ये सब चीज़ें एक्सपेरिमेंट करने के लिए मैं कितना एग्जाम्पल डाल पा रहा हूँ या कितना फ्लो चार्ट डायग्राम बना पा रहा हूँ, इसके लिए थोड़ा प्रैक्टिस की ज़्यादा ज़रूरत होती है। फ्लो चार्ट डायग्राम्स का भी ये रूल है कि फ्लो चार्ट डायग्राम आप तभी बना पाएंगे एग्जाम में या मैप्स जब आपने उसकी बहुत प्रैक्टिस की हुई हो और उसका आपने कहीं से अलग उसका भी स्टोर बनाया हुआ। जैसे मैं फ्लो चार्ट डायग्राम उतना यूज़ नहीं कर पाया, इसका सिंपल रीज़न ये था कि मैंने उसका अलग डायरी भी नहीं बनाई थी। अगर मैं उसका अलग डायरी में लिखता, जैसे मैंने बाकी 3-4 चीज़ों के लिए किया, तो मेरे पास एक कंपाइलेशन होता उसका और मैं डायरेक्टली अप्लाई कर पाता। तो वो आप कोशिश करें कि वो भी आप तभी कर पाएंगे जब उससे आपका प्रेजेंटेशन इंप्रूव होगा, लेकिन उसका होमवर्क आपको पहले करना पड़ेगा।
तो ये मेरा अप्रोच था सारे चारों जीएस पेपर्स के लिए, और एसए के लिए भी मैंने बता दिया, और साथ ही साथ मैंने सोर्सेज भी ऑलमोस्ट सबके बता दिए, मेथोडोलॉजी जिस तरीके से उसको पढ़ना है वो भी मैंने शेयर कर दिया है। उसके अलावा ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए सोशियोलॉजी में मेरे 306 अंक हैं, जो शायद वन ऑफ द हाईएस्ट हैं, इफ़ नॉट द हाईएस्ट। तो उसमें मैंने ये देखा था कि मैं कोचिंग का नाम बता देता हूँ, जैसे कि मैंने दृष्टि आईएएस से फाउंडेशन कोचिंग की थी, और मैंने टेस्ट सीरीज़ विजन आईएएस में स्मृति मैम है उनके पास की थी, और शिवराजावेल सर हैं चेन्नई में उनका सेंटर है, उनके साथ ऑनलाइन मैंने किया था। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और सोशियोलॉजी मैंने चूज़ इसीलिए किया था, काफ़ी लोग ये प्रश्न करते हैं कि ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ आप कैसे करें, तो मेरा इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा था उस सब्जेक्ट में। जब मैंने इंडियन सोसाइटी पढ़ी जीएस पढ़ते के दौरान, तो मुझे काफ़ी इंटरेस्ट डेवलप हुआ। कॉलेज में भी मेरे ह्यूमैनिटीज़ के कोर्सेज हम लोगों को लेने होते थे कंपलसरीली, तो मैंने ऑलमोस्ट सारे कोर्सेज सोशियोलॉजी के लिए थे। मुझे काफ़ी ज़्यादा डीप इंटरेस्ट था उस सब्जेक्ट में, तो इसीलिए मैं उसको इंटरेस्ट के रूप में पढ़ पाया। और दूसरा फैक्टर तो मुझे लगता है अगर इंटरेस्ट है आप कर सकते हैं। दूसरा आपको देखना होता है उसके स्कोर्स, कि ऐसा तो नहीं है कि मतलब उस सब्जेक्ट में स्कोर उठाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जा रहा है। तीसरा पैरामीटर आप रखिए कि उसमें गाइडेंस कितनी अवेलेबल है। अगर ऐसा हो सकता है कि आपको सेल्फ स्टडी के अलावा मार्केट से कोई नोट्स लेने पड़े, हो सकता है कोई कोचिंग ज्वाइन करनी पड़े, हो सकता है कोई टेस्ट सीरीज लेनी पड़े, तो वो आप देख लीजिए उसकी अवेलेबिलिटी क्या है और क्वालिटी क्या है उन गाइडेंस की। और फोर्थ आप पैरामीटर आप रखिए कि ओवरलैप विद जीएस कितना है, ये आप लास्ट पैरामीटर रख सकते हैं। तो ये 4 पैरामीटर्स हैं ऑप्शनल को चूज़ करने के लिए। ऑप्शनल एक ऐसा पेपर है, ऑप्शनल एथिक्स एसे, ये ऐसा पेपर है कि जिसमें आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं बाकी लोगों से, क्योंकि जीएस 1, 2, 3 में आपको उतना ही डिफरेंशिएट करने के लिए बहुत सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो ऑप्शनल के लिए आप जो भी चूज़ करें अच्छे से करें, कोशिश करें कि उस ऑप्शनल के एकदम बेस्ट में रहें, बेस्ट टॉप में रहें, और पूरे इंटरेस्ट के साथ उस सब्जेक्ट को पढ़ें। तो ये था मेरा पूरा मेंस का प्रिपरेशन अभी तक का। इसके बाद इंटरव्यू प्रिपरेशन का मैं हल्का सा बात करना चाहूँगा, क्योंकि इंटरव्यू प्रिपरेशन में मुख्य रूप से 3 चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये है कि डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, उसमें जो भी एंट्रीज़ हैं, जैसे कि स्टेट आपका होम स्टेट क्या है, होम डिस्ट्रिक्ट क्या है, जहाँ से आप पढ़े हैं, जहाँ पे आपकी जो भी लोकेशंस लिखी हुई हैं, जो भी आपकी हॉबीज़ लिखी हुई हैं 7th कॉलम में, जो भी आपकी रुचियाँ हैं, जो भी आप इंटरेस्ट हैं, वो आप लोग को लिखना होता है 7th कॉलम में जो डैफ का होता है। तो वो आपका अच्छे से वेल रिसर्च प्रिपेयर होना चाहिए, उसके बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए, क्योंकि यू आर एक्सपेक्टेड टू नो दैट। और उसके बारे में आप नहीं बता पाते हैं तो एक ख़राब इंप्रेशन कई बार जाता है। ये एक पार्ट ऑफ प्रिपरेशन है कि डैफ को आपको होलिस्टिकली प्रिपेयर करना है। सेकंड पार्ट ऑफ प्रिपरेशन करंट अफेयर्स है, तो कोशिश करें इंटरव्यू के टाइम पे 2 न्यूज़पेपर अगर हो सकता है वो पढ़ें, ताकि आपको थोड़ा डाइवर्स ओपिनियन मिले। टीवी डिबेट्स वगैरह देख लें, और आपस में एक छोटा ग्रुप बना लें करंट अफेयर्स डिस्कस करने के लिए। तीसरा पार्ट ऑफ प्रिपरेशन मॉक इंटरव्यूज़ है। तो मॉक इंटरव्यूज़ मेरा क्योंकि 3rd फेज़ में था इंटरव्यू, तो मैंने बहुत मॉक इंटरव्यूज़ दिए थे। मैंने 20 to 25 मॉक इंटरव्यूज़ दिए थे। इंटरव्यू में मेरे 179 मार्क्स आए हैं। तो इस हिसाब से, और इसीलिए मैं बताना चाहूँगा कि कई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो मेरा फ़ोटो यूज़ कर रहे हैं, तो मतलब इंस्टीट्यूशनल गाइडेंस मैंने जो अभी तक कोचिंग के मैंने नाम लिए, उन्हीं से मैंने लाइक मेंस के लिए तक मैंने गाइडेंस लिया था। उसके अलावा जो कोचिंग मेरे फ़ोटोग्राफ को यूज़ कर रहे हैं, उनके पास हो सकता है कि मैं इंटरव्यू के लिए मैं गया हूँ, क्योंकि मैं कई कोचिंग के पास इंटरव्यू के लिए खाली गया था। और वो भी किन किन कोचिंग के पास मैं इंटरव्यू के लिए गया था, वो भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे क्लियरली लिख दूंगा, ताकि ये ना हो कि मेरे फ़ोटो या नाम का कोई मिसयूज़ कर रहा हो। एंड मैं ये भी अपील करना चाहता हूँ जो भी ये वीडियो देख रहा है, कि किसी भी टॉपर के फ़ोटो को देखकर आप कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट मत ज्वाइन करिए। आप अपना ड्यू डिलिजेंस उसकी जाँच पड़ताल खुद भी करिए एक बार, क्योंकि आप कोचिंग ज्वाइन करेंगे तो आपका या आपके माँ बाप का हार्ड अर्नड मनी, जो आपने बहुत मेहनत से पैसे कमाए हैं, वो आपके इन्वेस्ट हो रहे हैं। तो आप कोशिश करिए वो डिसीजन बहुत ही सोच समझ के लिया जाए। और ये मत देखिए कि हो सकता है कि टॉपर्स, हो सकता है एक पर्टिकुलर कोचिंग से इतने लोग निकले हो, लेकिन हो सकता है वो फ़ोटोज़ खाली इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम की हो, तो वो एक तरीके से आप हो सकता है कि मिसलीड हो जाएं और आप उस कोचिंग में एडमिट हो जाएं बिना उसकी क्वालिटी और गाइडेंस इम्प्रूव जाने उसके बारे में पता किए। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मेरा कोचिंग इंडस्ट्री में मतलब जो भी मैंने हेल्प लिया, काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस बहुत अच्छे रहे। मतलब बहुत अच्छे मैंने टीचर्स बनाए, मतलब दोस्ती बनाई टीचर्स के साथ, और बहुत ही मतलब जो गुरु शिष्य वाली चीज़ रहती है, बहुत लोगों के साथ वैसा भी मैंने एक्सपीरियंस किया कि बहुत अच्छे टीचर्स मुझे मिले, बहुत अच्छे मेंटर्स मिले, जिनकी वजह से मैं आज यहाँ पे पहुँच पाया, ये रैंक मेरी आ पाई जिनके मार्गदर्शन के अंदर। और कुछ मतलब टीचर्स मतलब उतने अच्छे उस तरह से मुझे नहीं भी मिले, और मतलब कहीं कहीं पे मुझे लगा कि थोड़ा कमर्शियल एंगल भी है, या फिर कहा जाए कि
उतना अच्छा वो नहीं है, मार्केटिंग थोड़ी एक्स्ट्रा है या फिर उतना क्वालिटी नहीं है जितना डिलीवर करना चाहिए और जितना प्रॉमिस रहता है। तो वो एक गैप एग्जिस्ट करता है और आप अपना वो आप रखिए कि दिमाग रखिए कि सेल्फ स्टडी से भी आप ये एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मैंने इतने सारी कोचिंग का नाम लिया तो मैंने आप सेल्फ स्टडी से कर सकते हैं। सेल्फ स्टडी का भी पूरा प्लान है और कोई अंतर नहीं होता है। अंत में कोचिंग जो है वो 5 या 10% ही हेल्प कर पाती है पूरी प्रिपरेशन में और 90% ऑफ द काम आपको खुद ही चलना होता है। कोचिंग मैक्सिमम एक टॉर्च दिखा देगी, डायरेक्शन दिखा देगा, लेकिन स्टेप्स आपको खुद ही लेना पड़ेगा। बिना कोचिंग के भी एग्जाम क्लियर की जा सकती है, मेरे बहुत सारे दोस्तों ने किया है और कोई अंतर नहीं पड़ता क्योंकि आपको अल्टीमेटली हार्डवर्क तो खुद ही करना है। इसी नोट पे मैं डीकेटी को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने एक मंच मुझे दिया कि मैं आपकी अपने जो बातें हैं वो आपके बीच में रख सकूँ और जो मार्गदर्शन मैं दे सकता हूँ, जितनी मेरी क्षमता है और जितनी मेरी समझ है वो आपको प्रदान कर सकूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अंत तक देख के अच्छा लगा होगा, कुछ सीखने को मिला होगा और जो भी ये परीक्षा देना चाहते हैं उनको मैं बेस्ट विशेस देना चाहूँगा। और आपने अगर ये निर्णय लिया है कि आप ये परीक्षा दे रहे हैं तो दिस स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट योर कैरेक्टर, क्योंकि ये सब जानते हुए कि ये एक अनसर्टेन एग्जाम है या फिर जो भी कहते हैं लोग कि लक का रोल ज़्यादा है या सीट्स बहुत कम है, लोग बहुत ज़्यादा हैं, इन स्पाइट ऑफ दैट यू आर थिंकिंग यू लाइक दिस एग्जाम, तो salute to your courage and bravery. This itself is a very good thing which you should always take pride in. Do all the hard work, remain disciplined, have a positive set of people around you who can support you, who will have a good who will always be there with you in your low points, and remove negativity of all kinds, remove addictions of all kind, remove all those people who say कि यूपीएससी बहुत अनप्रेडिक्टेबल है या तुम गलत कर रहे हो या एग्ज़ाम मतलब जो आपको डिमोटिवेट करें उन सब से आप कोशिश करें कि दूरी बना लें। एंड लास्ट में जो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि प्लान बी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो प्लान बी का मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि अगर आप किसी और गवर्नमेंट एग्ज़ाम का आप एग्ज़ाम मतलब प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो एक प्लान बी के रूप में हो सकता है, क्योंकि यूपीएससी का प्रिपरेशन करते हैं तो कई सारे स्टेट एग्जाम्स के भी सिलेबस जो है वो सिमिलर है, तो उसमें आपका रास्ता खुल जाता है। वरना अगर आपको, लेकिन वो भी ऐसा है कि एट द एंड ऑफ डे दैट इज़ ऑल्सो एन एग्ज़ाम, तो अगर आपको दूसरे कैरियर में स्विच करना है तो वो उसका भी आप एक एग्जिट प्लान ट्राई कर ले कि इस एंट्री प्लान मेरा ये है, एग्जिट प्लान ये है कि मैं इतने अटैम्प्ट दूंगा यूपीएससी में, अगर मेरा नहीं होता है तो मैं ये चीज़ करूँगा। और उसके भी बहुत ऑप्शंस हैं, मतलब इंडियन इकॉनमी स्टेज पे है कि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत बूम कर रही हैं, मतलब आप स्टार्टअप में जा सकते हैं, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, लॉ में जा सकते हैं, जर्नलिज्म में जा सकते हैं, जो भी आपका, और हर कैटेगरी में आप जाके आप टॉप 0.1% पे रहेंगे तो आपको हर एक चीज़ जो आपको चाहिए लाइफ में एक अच्छी लाइफ लीड करने के लिए, एक डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी या जो भी चीज़ें चाहिए होती हैं वो आपको मिल जाएंगी। तो इस एग्ज़ाम को जीवन या मरण का प्रश्न ना बनाएं और इस एग्ज़ाम को एक एग्ज़ाम की तरह ही लें। साथ ही साथ लास्ट में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मैंने, क्योंकि कॉलेज में सेकंड ईयर में प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी, तो मैं ये भी मैसेज मैं किसी को नहीं देना चाहता कि सब किसी को कॉलेज में सेकंड ईयर में या फर्स्ट ईयर में ही स्टार्ट कर देनी चाहिए। अगर आपने बहुत श्योर आपके दिमाग में, जैसे मुझे कॉलेज में एंटर करते ही फर्स्ट ईयर में ही मुझे पता था क्योंकि मुझे एग्ज़ाम देना है, और इसका रीज़न ये था कि 2018 में मेरे बड़े भाई का सिलेक्शन हुआ था इंडियन पुलिस सर्विस में, तो मेरा काफ़ी मुझे उनसे मोटिवेशन मिला था, गाइडेंस भी मिला था, मोटिवेशन भी मिला था, होप भी मिला था और अच्छा भी लगा था कि मुझे भी ये एग्ज़ाम एक बार लिखना है जीवन में। तो मैंने सेकंड ईयर से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी क्योंकि मैंने उनका स्ट्रगल देखा था, उनका जो टाइम ड्यूरेशन लगा था वो देखा था। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्योंकि मुझे एग्जाम लिखना है, ये मेरा पूरा मन बन गया था, इसलिए मैंने सेकंड ईयर से स्टार्ट किया। लेकिन इफ़ यू आर इन टू माइंड्स कि आपको लगता है शायद कुछ और भी मैं कर सकता हूँ, शायद यूपीएससी भी अच्छा है मैं करूँगा, तो गो एंड एक्सप्लोर ऑल दोज एरियाज़, और फिर आपको अगर वहाँ पर सेटिस्फैक्शन ना मिले तब आप आइए एग्ज़ाम दीजिए। एंड कोई ये रश नहीं है, 6 अटैम्प्ट्स देती है यूपीएससी और 32 एज लिमिट है, तो वर्ल्ड इज़ नॉट रनिंग अवे। तो आप कभी भी आएंगे, आप स्ट्रैटेजी से पढ़ के, अच्छे से पढ़ के, एक लिमिटेड पीरियड में, 1 या 2 साल की पीरियड में ये एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। जैसे मैंने भी 2019 से, ऐसा नहीं है कि 5 साल पढ़े, कॉलेज के साथ मैं 2-2 घंटे, मतलब वो 3 ईयर्स ऑफ कॉलेज में मैं जितना पढ़ाऊँगा वो इफेक्टिवली 1 ईयर ही बराबर है अगर आप फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं, और 1 साल लगभग जो मुझे ये एग्ज़ाम क्लियर करने में लगा। तो 2 साल, जो 1.5 साल है आपको सिलेबस कवर करने में ऑप्शनल वगैरह के साथ, या 1.5 साल उसमें लग जा सकता है, और 1 साल एग्ज़ाम का प्रोसेस है। तो उतना टाइम तो मुझे लगता है, ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि उतना लगना है, लेकिन उतने टाइम को भी आप वाइज तरीके से यूज़ करेंगे तो आप एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। लास्टली मैं बता भी देता हूं कि अगर आपके पास 1.5 साल का समय है आज से लेकर, लेट्स से आप 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उस 1 साल का शेड्यूल कैसा होना चाहिए, तो उस 1 साल का शेड्यूल में ऐसा आप करें कि जो 10 महीने हैं, तो 10 महीनों में आप
कोशिश करें जितने भी जीएस के सब्जेक्ट्स हैं वो अच्छे से कर लें, और लास्ट 2 मंथ का जो प्लान मैंने प्रीलिम्स के लिए बताया था वो आप फॉलो करें। प्रीलिम्स क्लियर होने के बाद जो लास्ट 3 महीने का प्लान होता है मेंस के पहले, वो फॉलो करें। तो लेकिन जो इनिशियल 10 मंथ्स है उसके आप 10 मंथ्स ऐसे यूज़ करें कि 3 घंटे आपको एक सब्जेक्ट पढ़ने में लगेगा। अगर आपने किसी कोचिंग में ज्वाइन किया, 3 घंटे की क्लास होगी, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो 3 घंटे वो सब्जेक्ट पढ़ने में लगेगा। 3 घंटे में आपने जो पढ़ा क्लास में या सेल्फ स्टडी से उसको रिवाइज करने में और उसका एडिशनल सोर्स पढ़ने में, कि उसकी जो एक्स्ट्रा आपको बुक या रिसोर्स पढ़ना है उसमें आपको लग जाएगा। और 1 घंटा न्यूज़पेपर, 1 घंटा रिवीजन, ये 8 घंटे आपके ऐसे निकलेंगे। अगर आपके पास 1.5 साल का समय है तो आप ऑप्शनल ये सब जब कंप्लीट हो जाए 10 महीने में तब कर सकते हैं। अगर आपके पास 1 ही साल का समय है तो 2-3 घंटे आपको डेली ऑप्शनल को भी देना पड़ेगा, इसी में एकोमोडेट करना पड़ेगा। तो 1 साल में अगर है थोड़ा टाइम क्रंच है तो आपको एफर्ट्स थोड़े बढ़ाने पड़ेंगे। 10 आवर्स मुझे लगता है कि देने पड़ेगा अगर आप बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन दिस इज़ वेरी मच डूएबल। 10 मंथ्स में आप लगभग 1 से 1.5 महीने में इकॉनमी कर सकते हैं, 1-1.5 से महीने में पॉलिटी कर सकते हैं, 1 महीने में हिस्ट्री कर सकते हैं, 1 महीने में ज्योग्राफी कर सकते हैं, 1 महीने में इन्वायरमेंट साइंस एंड टेक मिला के कर सकते हैं, 1 महीने में जो बाकी मेंस के पोर्शन है एथिक्स कर सकते हैं 1 महीने में, बाकी 1 महीने में इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, सोसाइटी कर सकते हैं। तो इस हिसाब से आप प्लान करेंगे 10 महीने में लगभग आप पूरा कंप्लीट कर सकते हैं होलिस्टिकली जीएस के प्रिपरेशन। और अगर आपके पास ऑप्शनल अगर आप पहले से पढ़ चुके हैं तो बहुत अच्छा, नहीं आपने इसी 1 साल में ही करना है तो 2-3 घंटा आपको एक्स्ट्रा डेली और देना पड़ेगा आपके ऑप्शनल के लेंथ के हिसाब से। तो इन 10 महीनों में आप फाउंडेशन रख लेंगे। लास्ट जो 2 मंथ्स है प्रीलिम्स का, उसमें जैसे कि मैंने बताया कि टेस्ट देना है और रिवाइज करना है। जो मेंस का पीरियड होगा उसको आप ऐसे डिवाइड कर लेंगे, रिजल्ट से पहले आप एथिक्स कंप्लीट कर ले और एसए का जो अभी आपको स्ट्रक्चरिंग या जो भी दिक्कत है वो कंप्लीट कर ले, और वो खत्म होते ही आप टेस्ट लिखना स्टार्ट कर दें। पैरेलल में लगभग 1 महीने आप दे दें पूरा आप अपना 1 से 1.5 महीना ऑप्शनल को प्रिपेयर करने में। फिर जो बचा हुआ 1-1.5 महीना है उसमें आप 20-20 दिन रखें, 20 दिन GS1 कर लीजिए, 20 दिन GS2 कर लीजिए, 20 दिन GS3 कर लीजिए। रिवाइज करने की बात हो रही है क्योंकि मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि जो फर्स्ट 10 मंथ्स है उसमें आपने अच्छे से कर लिया होगा। तो ये पूरा प्लान आप फॉलो करेंगे उन 3 महीनों के दौरान, और उसमें भी आप कोशिश करिए कि अल्टरनेट डे आप 3 घंटे का टेस्ट लिखें, तो तब जाके आप 30-40 टेस्ट लिख पाएंगे। और ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल भी नहीं है। मैं बहुत लोगों को जानता हूँ जो 4 या 5 टेस्ट लिखते हैं, उन लोगों का भी सिलेक्शन होता है। लेकिन मैं अब ये जो भी चीज़ें बता रहा हूँ वो अपने एक्सपीरियंस जो मैंने किया और जो मुझे लगा कि मैंने किया और मुझे फ़ायदा हुआ और मेरा सिलेक्शन हुआ, वो मैं कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कहता कि यही एकलौता पत्थर की लकीर है। फॉर एवरी स्ट्रैटेजी विच वन पर्सन इज़ फॉलोइंग, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ पीपल हु आर फॉलोइंग द सेम स्ट्रैटेजी बट दे आर नॉट सक्सीडिंग। तो एक अंतर तो इसमें ये भी होता है एग्जीक्यूशन का। तो आप कोशिश करें जो भी प्लान टारगेट्स आप बना रहे हैं उसका रोबोटिक एग्जीक्यूशन करें। मतलब ये करना है, ये टारगेट इस वीक का है तो करना है, उसमें कंटिजेंसी नहीं हो, ये नहीं होना चाहिए बार बार आलस आप कर रहे हैं या गोल पोस्ट शिफ्ट कर रहे हैं। कभी कभार हो सकता है कि आपकी तबीयत खराब हो या घर में कोई इमरजेंसी हो जाए, वो कभी कभी होना चाहिए, लेकिन डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है इस प्रिपरेशन में। तो स्ट्रैटेजी ऐसा कोई वो नहीं है, 1000 वैकेंसीज हैं तो 1000 स्ट्रैटेजीज होंगी इस एग्ज़ाम की। तो जो आप स्ट्रैटेजी कर रहे हैं उस पर सेल्फ बिलीफ रखिए कि हाँ यही स्ट्रैटेजी सही है, ये सही है। और अगर आपको कहीं पे गलत भी लग रहा है तो आपको उस टाइम पे मोल्ड भी कर लीजिए कि हाँ चलिए मतलब इसमें मोल्ड कर देता हूँ, लेकिन बार बार स्विच मत करिए कि मार्केट में कुछ नया आ गया तो ये उठा लिया, या मैंने कुछ बोल दिया, किसी और टॉपर ने कुछ बोल दिया तो वो चेंज कर लिया। जो आप कर रहे हैं सेल्फ बिलीफ बहुत ज़्यादा रखना है इस एग्ज़ाम में और अच्छे से करना है। आपने ये हिम्मत दिखाई है एग्ज़ाम लिखने की, तो आप काफ़ी, और आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपने अंत तक ये वीडियो देखा है तो दैट मीन्स कि यू आर अ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन एंड सीरियस अबाउट योर लाइफ, एंड आई एम श्योर इफ़ यू डू ऑल द हार्ड वर्क everything will fall in place, and I hope you succeed and share your strategy as I am doing today to help someone else and inspire someone else. Thank you so much.